हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको मैंने सिलेबस भेज दिया था। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको पूरा सिलेबस बता दिया था, लेकिन कुछ बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे तो मैंने आज डाल दिया। आपको लेसन्स जो भी दिए हैं वो उनकी जीवनियां, जो लेखक हैं और जो कवि हैं उनकी जीवनियां भी पढ़नी है। बीच में से, लेसन के बीच में से कहीं से भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे तो कहीं से भी आ सकता है। मीनिंग्स भी याद करने हैं आपको। और ग्रामर के अंदर वर्ण विच्छेद का पूरा लेसन कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी, ठीक है। और उपसर्ग और प्रत्यय, तो यही कोर्स है आपका। और आप लोग, आशा करती हूँ कि आप लोग सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कुछ जैसे वर्ण विच्छेद है उसके बारे में मैं आपको एक बार और रिपीट कर देती हूँ, रिवीजन कर देती हूँ, तो आपको थोड़ा समझ में और अच्छे से आ जाएगा। वर्ण विच्छेद, अनुस्वार, अनुनासिक, नुक्ता, ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है और आपको बहुत ध्यान से काम करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ण क्या है। वर्ण वह लघुत्तम ध्वनि चिन्ह है जिसके खंड नहीं हो सकते, ये सबको मालूम है। और वर्णमाला किसी भाषा की मूल ध्वनियों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। इनके जो भी निम्न देवनागरी वर्णमाला में जो है स्वर और व्यंजन, ये आपको डिटेल आप लोग एक बार और देखेंगे। उनकी मात्राएं हैं, है ना। और स्वर के अंदर कितने स्वर हैं? 11 स्वर है। एकागत स्वर है जो अंग्रेजी शब्दों के उसमें यूज आता है, ठीक। और इनका सबका प्रयोग करते हुए अयोग्य वाह में अंग और अह है, जो ये हिंदी वर्णमाला की स्वर और व्यंजनों की के बीच की ऐसी ध्वनियां हैं जो न तो स्वर है और न व्यंजन है। ये स्वर और व्यंजन के योग से बनी है, तो इनको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार और विसर्ग कहा जाता है, अंग और अह। तो अनुस्वार विसर्ग दोनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन की भांति होता है। अनुस्वार शब्द से ही स्पष्ट है कि इसमें पहले स्वर आता है और बाद में नासिक के व्यंजन। जैसे दंत, तो दंत के अंदर क्या है? दंत, तो अंग आ रहा है पहले, ठीक है। दंत, द प्लस अंग प्लस त। यहाँ अंग से पहले स्वर है और उसके बाद नासिक के व्यंजन। विसर्ग का उच्चारण अह के रूप में होता है, अर्थात अ प्लस ह। जैसे प्रातः, प हलन प्लस ह प्लस आ प्लस त प्लस अह, प्रातः, तो वो विसर्ग के रूप में आपको लगाना है। अनुनासिक स्वर और अनुस्वार में अंतर बताया गया है कि अनुनासिक स्वर का अभिन्न अंग होता है, और जबकि अनुस्वार स्वर और व्यंजन के योग से बनता है। अनुनासिक का चिन्ह क्या है? चंद्र बिंदु। इसके उच्चारण में अलग से समय नहीं लगता, और जबकि अनुस्वार स्वर के पश्चात आता है तो ये स्वर से पृथक होता है,
इसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। इसलिए अनुस्वार वाला ह्रस्व स्वर क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। जैसे हंस, हंस के ह में अनुनासिक होते हुए भी ये क्या है? हसु यानी कम समय लगने वाला, और इसकी मात्रा एक ही है। जबकि हंस के ह में अनुस्वार लगने से ये दीर्घ हो गया है। हंस बोलने में भी आपको समय लग रहा है, तो इसके बोलने में भी दो मात्राओं का समय लगता है। तो आगे है व्यंजन। व्यंजन में भी संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन 5 है। तो पहला है, क्या है? संयुक्त व्यंजन लिखने में दो रूप प्रचलित होते हैं। ठीक, जैसे द्वित्व व्यंजन है ना? तो द्वित्व व्यंजन में दो समान व्यंजनों को एक साथ प्रयोग होता है, और संयुक्त व्यंजन में दो अलग अलग व्यंजनों को लिया जाता है। र के विभिन्न जो है नियम है वो भी हमने पढ़ाए हैं। अनुनासिक ध्वनि को चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाता है, और अनुस्वार को अनुनासिक को जब चंद्र बिंदु के रूप में लिखते हैं, और जब इसकी जो मात्राएं होती है उनको मात्राओं के साथ में चंद्र बिंदु न लगाकर अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है, जिनकी मात्राएं सिर के ऊपर होती है, शिरोरेखा पर। ठीक है, तो आगे है थर्ड, अनुस्वार व अनुनासिक में अंतर। तो हिंदी भाषा के लेखन में अनुस्वार अर्थात बिंदु के प्रयोग का महत्व है। इसका प्रयोग अनेक स्थितियों में होता है, और 3 स्थितियां यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताई गई हैं। पहला है अनुस्वार के रूप में, जो अंग के रूप में आता है। दूसरा नासिक के व्यंजन के स्थान पर, यानी जो 5 वर्ग का 5वां वर्ण है उसके स्थान पर, और तीसरा है अनुनासिक के स्थान पर। तो पहला है अनुस्वार के रूप में, तो य र ल व श श स ह से पहले अनुस्वार आए तो वहां अनुस्वार चिन्ह लगता है। नासिक के व्यंजन के स्थान पर आपको समझाया था कि अंग जो अगर क आ रहा है तो उसका 5वां वर्ण है, च आ रहा है तो उसका 5वां वर्ण है। तो इस तरह से अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है, जैसे नीचे भी कुछ दिया गया है पेज नंबर 72 पर। तीसरा पॉइंट है अनुनासिक के स्थान पर, तो वही है कि जिन शब्दों में शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह आते हैं तो वहाँ अनुनासिक की जगह नहीं होती, इसलिए क्या लगाया जाता है? अनुस्वार लगाया जाता है। और कई जगह पर अनुस्वार को निषेध माना जाता है, वहां पर वही पंचम वर्ण को का ही प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार के द्वित्व, 2 एक जैसे अनुस्वार भी यथारूप ही रहते हैं, जैसे सम्मान, ठीक है, और उन्नति। तो जहां पर समान रूप से 5वां वर्ण आता है द्वित्व व्यंजन की जगह, तो वो वैसे के वैसे ही लिखा जाता है। ठीक है, और बाकी नुक्ता है वो उर्दू शब्दों में लगाए जाते हैं, ज और फ के नीचे। ठीक, आगे वर्ण विच्छेद आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। उसके अंदर जो संयुक्त व्यंजन है उसके अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। संयुक्त व्यंजन श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ग से ज्ञानी और श से श्रवण, इनमें 3 शब्दों का प्रयोग है, तो उनको भी लिखना है। तो उनका जब वर्ण विच्छेद अपन करेंगे तो उनका तो श से क्षत्रिय है, जैसे तो श से क्षत्रिय
क्षमा है। क्षमा में जैसे क हलंत प्लस श हलंत प्लस अ प्लस म हलंत प्लस आ आएगा, न कि श हलंत प्लस अ प्लस म हलंत प्लस आ होगा। सही कौन सा है? श के हम जो टुकड़े करेंगे वो होंगे क हलंत प्लस श हलंत प्लस अ प्लस म हलंत प्लस आ। ठीक है, तो वर्ण विच्छेद संयुक्त व्यंजन जो है उनको ध्यान से करना है। उसी तरह से मात्राओं के अंदर जिस मात्रा का प्रयोग किया गया है उसको भी वहां लिखना है विग्रह के वर्ण विच्छेद के अंदर। और बाकी नुक्ता है उसके अंदर ज और फ जो शब्द हैं, ज और शब्द वर्ण हैं, उन्हीं से ज्यादातर उन्हीं के शब्दों में उर्दू जो शब्द होते हैं उसी में ही नुक्ता लगाया जाता है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे और डीपली पढ़ना है आपको। लेसन के बीच में से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे और अच्छे नंबर लेंगे।